हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे पाइल फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पिछली क्लास में आर्चिंग इन सॉइल्स के कंसेप्ट को पढ़ा था उसको पाइल्स के केस में अप्लाई करेंगे। वो कैसे? पाइल्स में हमारे पास एक क्रिटिकल लेंथ का कंसेप्ट होता है। वो क्या? वो ये कि जब हम ऊपर से लोड लगाते हैं, क्यों मैं पाइल हूं, मेरे ऊपर लोड लगा, क्यों, तो मैं क्या करूंगा, मेरे आसपास जो सॉइल है उस पे स्ट्रेस फेंकने लग जाऊंगा। ऐसे तो है नहीं कि मैं अपने अपने अंदर स्ट्रेस को कंसेंट्रेट करूंगा। मेरे ऊपर लोड लग रहा है, मैं अपने ऊपर स्ट्रेस को कंसेंट्रेट कर रहा हूं, नहीं। लोड लग रहा है, अल्टीमेटली तो जो मेरे आसपास सॉइल है उस पे मैं इस लोड को फेंकूंगा, इस स्ट्रेस को फेंकूंगा जो मेरे ऊपर आई है। ठीक है, तो क्या होती है, पाइल अपने आसपास स्किन फ्रिक्शन के थ्रू लोड को फेंकने लग जाती है। जब ये ऐसे लोड को फेंकने लग जाती है तो ऐसे जब ये ओके 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 आ रहा है, लोड को फेंक रही है फेंक रही है फेंक रही है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मान लीजिए यहां पे आके जो मेरे आसपास की सॉइल है वो एक ऐसा ऐसा सॉइल होगा, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो ये मेरे आसपास की सॉइल है ना, इसकी इतनी सेटलमेंट हो जाती है कि ईल्ड हो जाती है सॉइल। जो मेरे ऊपर लोड लगा वो मैंने इधर अपने आसपास वाली सॉइल को लोड दिया, एक पॉइंट आ गया इधर आके, जब यहां पे जो सॉइल है उसकी सेटलमेंट इतनी होगी कि ईल्ड होने लगी। अब ये ईल्ड होने लगी तो ये क्या करेगी, ये अपने आसपास वाली सॉइल को देखेगी, अच्छा उस पे कम प्रेशर है, वो कंपैरेटिवली स्टिफ है, तो ये उस पे स्ट्रेस को फेंकने लग जाएगी, स्ट्रेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसी फिनोमिना को हम पिछली क्लास में क्या कह के आए हैं, आर्चिंग इन सॉइल्स। ठीक है, तो ड्यू टू आर्चिंग इन सॉइल्स हमको क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू आर्चिंग इन सॉइल्स एक लेंथ आती है, ए लेंथ एट एल क्रिटिकल, या मैं कह सकता हूं कि आफ्टर एल क्रिटिकल, जो ओवरबर्डन प्रेशर ऊपर से मेरी पाइल को मजबूती दे रहा था वो फ्लैटन आउट हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, अगर मैं इसकी ओवरबर्डन प्रेशर की डायग्राम को बनाऊं तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे ओवरबर्डन बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ा। पर इस पॉइंट पे आके, जिसको मैं एल क्रिटिकल का नाम दे रहा हूं, इस डेप्थ पे आके ओवरबर्डन प्रेशर और नहीं बढ़ेगा, फ्लैटन आउट हो जाएगा। अच्छा, जितना इधर था उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए गामा इसका यूनिट वेट था, राइट, इस जो भी सॉइल है यहाँ पे ग्रेनुलर सॉइल की बात हो रही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ग्रेनुलर सॉइल जो भी हम बात कर रहे हैं फिलहाल वो ग्रेनुलर सॉइल की ही कर रहे हैं। जो हमने ग्रेनुलर सॉइल की शुरुआत की थी पिछले से पिछले लेक्चर में, वो अभी कंटिन्यूड ही चल रही है। कहीं पर हमने कोहेसिव सॉइल को बीच में नहीं लेके आए। उसकी जब हम इसको खत्म कर लेंगे, इस टॉपिक को करने के बाद, इसका न्यूमेरिकल करने के बाद, जो ESE 2024 के मेज में आया हुआ है और गेट में भी, क्योंकि ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है, तो इसको कवर करने के बाद हम कोहेसिव सॉइल को शुरू करेंगे। जो भी जब से हमने ग्रेनुलर सॉइल को शुरू किया है अभी तक ग्रेनुलर सॉइल की ही बात चल रही है। तो गामा और ये एल क्रिटिकल, यहां पे कितना होगा, गामा इंटू एल क्रिटिकल। ओके 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 ओके, गामा इंटू एल क्रिटिकल, राइट, गामा इंटू एल क्रिटिकल, क्या ओवरबर्डन प्रेशर उतना ही रह जाएगा। यहां पे लेंथ चाहे मैं यहां पे डबल दे दूं एल क्रिटिकल की, जितनी मर्जी बढ़ा दूं, ओवरबर्डन प्रेशर उतना ही रहेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा एंड बियरिंग पे। क्यों? मान लीजिए एन गामा इक्वल टू 0 यूज कर रहा हूं मैं, राइट, एन गामा नहीं 0.5 बी एन गामा वाली टर्म को मैं निगलेक्ट करके चल रहा हूं, तो मेरी एंड बियरिंग क्या बनेगी, गामा एल एन क्यू ए बी, एंड बियरिंग यही बनेगी। एंड बियरिंग क्या बनेगी मेरी, एंड बियरिंग गामा एल एन क्यू ए बी,
0.5 बी गामा एन गामा के टर्म को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, राइट। क्वेश्चन में मान लीजिए मेरे को एन गामा दिया नहीं, तो मैं एन गामा को क्या करूंगा, 0.5 बी गामा एन गामा की टर्म को क्या करूंगा, निग्लेक्ट कर दूंगा। तो एंड बेयरिंग कितनी आएगी, गामा एल एन क्यू इंटू ए बी। अब थियोरेटिकली देखा जाए इस इक्वेशन से थियोरेटिकली, तो जैसे जैसे एल बढ़ाते जाएंगे एंड बेयरिंग बढ़ती जाएगी। जो ये वाली एंड बेयरिंग है नीचे लग रही है पाइल की टिप पे, वो बढ़ती रहेगी, राइट, बढ़ती रहेगी। इफ इट इज एंड बेयरिंग पाइल या एंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल बोथ, तो एंड बेयरिंग बढ़ती रहेगी, ओके। पर ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली इसकी एंड बेयरिंग तब तक ही बढ़ेगी जब तक एल क्रिटिकल नहीं आ रहा। मतलब एंड बेयरिंग ओके ये होगी, बट दिस विल नॉट बी ग्रेटर देन गामा एल क्रिटिकल इंटू एन क्यू इंटू ए बी। मतलब एंड बियरिंग की मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी चाहे आपने इस फॉर्मूले से निकाली, वो जितनी भी आगे ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू गामा एल क्रिटिकल इंटू एन क्यू इंटू ए बी होगी। मतलब आप एल क्रिटिकल के बाद जितनी मर्जी लेंथ बढ़ा दो अपनी पाइल की, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एंड बियरिंग पे। एंड बियरिंग का आपको फायदा नहीं मिलेगा। एल क्रिटिकल के बाद आप जितनी मर्जी लेंथ बढ़ा दो, इसके डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जितनी मर्जी कर दो, नो इफेक्ट। एंड बियरिंग के बेस पे आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉइल की यील्डिंग हो जाएगी। ये जो सॉइल पाइल के साथ वाला सॉइल, ये ऐसे जैसे आपको मसल फेलियर, राइट, मसल फेलियर हो गया आपका, तो आप अब और नहीं उठा सकते, ठीक है, और वेट नहीं आप उठा सकते। तो यहां पे ये जो ये वाली सॉइल है, ये अब किसी काम की नहीं रही, ठीक है। ऊपर से जितना आ रहा है ओवरबर्डन, बस वो ही अब काम का रहा है हमारे, ये अपना दम तोड़ की, ठीक है, इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, इसकी यील्डिंग होगी, राइट। तो क्यू ई बी मैक्सिमम जो हो सकती है, दिस विल बी मैक्सिमम क्यू ई बी जो हो पाएगी, दैट विल बी गामा एल क्रिटिकल इंटू एन क्यू इंटू ए बी। जब मैं एन 0.5 बी गामा एन गामा की टर्म को निग्लेक्ट कर दूं, वो आप तभी करोगे जब आपको एन गामा क्वेश्चन में नहीं दिया। अगर दे दिया, अगर एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछ लिया जिसमें एन गामा दिया हुआ, उसमें आपको इस्तेमाल करना है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से अपना आंसर निकालना है। नहीं दिया तो निग्लेक्ट कर दो, राइट। तो ये तो एंड बेयरिंग की बात हुई, पर यहां पे स्किन फ्रिक्शन की भी तो हमको बात करनी चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। स्किन फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए वो क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर को जो भी ऊपर से ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, तो कर देते हैं। उसकी भी डायग्राम, जब हमने ऊपर से जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा है, ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है, उसकी डायग्राम बना दी, तो अर्थ प्रेशर की डायग्राम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली मेक इट। बस कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर से मल्टीप्लाई ही तो करना है, और क्या करना है, सिंपल है वो तो। यहां पे आके क्या हो जाएगा, K इंटू गामा इंटू एल क्रिटिकल, ये हो जाएगी। नीचे आके फिर फ्लैट नोट। तो QSF जो है, आप इस पार्ट का अलग निकाल लेना, इस पार्ट का अलग निकाल लेना, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी होगी ना अर्थ प्रेशर की डायग्राम में, तो कहीं पर आप कोई गलती ना कर दो, तो इस पार्ट का अलग से निकाल लेना, ठीक है। एवरेज ले लेना 0 और इसका एवरेज ले लेना, ठीक है, 0 प्लस दिस बाय 2, तो एवरेज अर्थ प्रेशर आ जाएगा, इंटू 10 डेल्टा कर देना, और फिर बाद में इसका जो लेटरल सरफेस एरिया इस पार्ट का, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पाइल है तो पाई डीएल हो जाएगा, स्क्वायर पाइल है तो 4BL हो जाएगा, तो इसके लेटरल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, इसका आ जाएगा आपके पास QSF, इसका QSF आ जाएगा, इसमें तो K गामा L क्रिटिकल उतनी ही रहेगी, एवरेज इसका कोई मतलब नहीं बनता, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो K गामा L क्रिटिकल उतनी रहेगी, इंटू 10 डेल्टा कर देना, और इस पार्ट का जो उसका एरिया है लेटरल सरफेस एरिया, उसे मल्टीप्लाई कर देना, तो इस पार्ट का जो आपका QSF है वो आ जाएगी, ठीक है। तो QSF में भी
QSF चाहे यहाँ पे कैप नहीं हुई, पर QSF में भी फर्क तो पड़ा है, क्योंकि कहाँ जो ये ऊपर से वर्टिकल ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है वो ऐसे बढ़ता रहता, ऐसे अगर आर्चिंग ना हुई होती तो ऐसे बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता, ठीक है। तो ओवरऑल अर्थ प्रेशर की डायग्राम एक बड़ी डायग्राम बनती, ठीक है। अब जो ये हिस्सा नहीं ना बना, ये वाला हिस्सा जो नहीं बना, उसकी वजह से QSF में भी कमी तो आई है, डेफिनेटली आई है, पर क्यू एंड बियरिंग में बहुत प्रोमिनेंट कमी देखने को मिली है हमें, राइट। दिस इज इट। अब जो ये आर्चिंग का इफेक्ट है ये हमको कहां पे देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया एल क्रिटिकल पे, एल क्रिटिकल पे देखने को मिलता है, राइट। अब जो ये एल क्रिटिकल है, हमारे IS 2911 ने ये चीज मेंशन करी है कि एल क्रिटिकल जो होगा ना आपका, एल क्रिटिकल ये आएगा 15D पे। मान लीजिए इसका डायमीटर D है तो 15D पे आएगा फॉर लूज सैंड्स। IS कोड ने लूज सैंड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, लूज सैंड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की होती है हमारी टेक्स्ट बुक्स में। आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि लूज के केस में क्या होता है, डेंस के केस में क्या होता है, IS कोड ने कौन सी चीज इस्तेमाल की है। IS कोड ने जिस तरीके से क्लैरिफाई किया दैट इज बेटर देन आवर टेक्स्ट बुक्स, क्यों टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है 15D फॉर लूज सैंड्स, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स में। पर हमारे IS कोड ने क्लैरिफाई किया है कि 15D आप लो, क्योंकि लूज सैंड कह दिया, लूज सैंड एक क्वालिटेटिव टर्म होगी, ठीक है। पर अगर कोई आप क्वांटिटी बता दो मेरे को कि अच्छा लूज सैंड हो, पर इन टर्म्स ऑफ अगर आप मुझे फाई की टर्म में जो इंटरनल एंगल रेजिस्टेंस होगा, राइट, इंटर फ्रिक्शन का इंटरनल एंगल ऑफ रेजिस्टेंस है, उसकी टर्म में अगर आप मुझे बता दो कि किससे कम अगर वो हो तो फिर मैं अपनी सैंड को लूज मानूंगा, देन आई विल बी ओके। फिर मेरे को ये अपने आप से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अच्छा फाई इतना है, अब मैं इसको लूज मानूं, मीडियम मानूं, डेंस मानूं, क्या मानूं। जब IS कोड ने आपको बता दिया तब आपको अपने तरीके से दिमाग नहीं लगाना, आपको एक सहायता मिल गई। वो सहायता आपको IS कोड ने क्या दी है कि आप फाई जो है ना, when phi is less than or equal to 35 डिग्री, 35 डिग्री, जब phi लेस देन इक्वल टू 35 डिग्री है ना, तब आप उसको लूसेंट कंसीडर कर लेना। IS कोड ने सीधा ये कहा कि phi लेस देन इक्वल 35 डिग्री हो तो एल क्रिटिकल की वैल्यू आप 15D मानो, ठीक है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये कहा कि जब लूज सैंड हो तो आप 15D मानो। तो अगर दोनों चीजों को हम कंबाइन करें तो ये पता लगता है कि जो हमारी लूज एंड होगी, मतलब जिसके लिए फाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 35 डिग्री होगी, उसके लिए हम एल क्रिटिकल की वैल्यू 15D मानेंगे, ठीक है। पर क्या हो अगर डेंस सैंड हो, डेंस सैंड अगर हो, दिस इज डेंस सैंड, डेंस सैंड, डेंस सैंड की हमारे IS कोड ने क्या फाई की वैल्यू दी है, फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 डिग्री। अगेन IS कोड ने ये नहीं कहा कि फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 डिग्री हो तो आप डेंस सैंड मान लो, नहीं। एक्चुअल में IS कोड ने ये कहा है कि अगर फाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 डिग्री हो तब आप 20D मान लेना एल क्रिटिकल की वैल्यू को। जब फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 डिग्री हो तब 20D एल क्रिटिकल। हमारी टेक्स्ट बुक से ये कहती है कि डेंस सैंड के केस में आप 20D मान लो एल क्रिटिकल की वैल्यू को। जब दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं तब क्या पता चलता है कि जब फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 डिग्री हो तो हम डेंस सैंड अपनी एज्यूम करके सैंड को एल क्रिटिकल की वैल्यू 20D मान लेंगे, राइट। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे साफ साफ आपको यह पता चलता है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती रहती है हमारे सैंड की, ग्रेनुलर सॉइल की डेंसिटी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे एल क्रिटिकल भी नीचे शिफ्ट होता रहता है।
मतलब वैसे वैसे कहीं नीचे जाके सॉइल की जो यील्डिंग है वो शुरू होगी, राइट, क्योंकि ग्रेज आपस में टाइटली बाउंड है, तो उसको आप आसानी से यील्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए एल क्रिटिकल थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है डेंस सैंड्स के केस में, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज है जो IS 2911 के हिसाब से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गेट आई डोंट थिंक कि ये वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत है, हाँ, पर ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि एल क्रिटिकल का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम एंड बियरिंग और जो हमारी स्किन फ्रिक्शन डिस्टेंस है उसको हम कैसे कैप कर देते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं होगी ये, ठीक है। जैसे एंड बियरिंग को हमने कैप कर दिया कि ये इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जो स्किन फ्रिक्शन हमने निकालनी है उसको हमने जो हमने डायग्राम ना ये अर्थ प्रेशर उसके हिसाब से कैप कर दिया, राइट। फ्रिक्शन की अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। जो स्किन फ्रिक्शन डिस्टेंस है वो लेंथ के साथ साथ बढ़ेगी उसकी वैल्यू, पर एक उसमें कमी आपको देखने की जरूरत मिलेगी, राइट। सो दिस इज इट। अब जो भी ये एल क्रिटिकल का मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 5 सेकंड के लिए ये क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे आई एम श्योर कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बट स्टिल 5 सेकंड के बाद आप पॉज करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। 5 सेकंड के बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है वो मैंने इस साइड लिख दिया, राइट। 20 मीटर की हमारी पाइल है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी पाइल आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका जो एरिया है वो कैसा है, उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। क्योंकि कई बार हमारी आदत बनी होती है हम सर्कुलर मान के पाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि एक्चुअली उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो होता है स्क्वायर। उसकी वजह से सिली मिस्टेक होने की वजह से हमारा क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, क्योंकि सिंपली हमने एरिया कौन सा था उसको नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब गामा 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, फाइव डैश 30 डिग्री गिवन है, एन क्यू 55 गिवन है, डेल्टा डैश इन टर्म्स ऑफ फाइव डैश गिवन है 0.85 डैश जो कि 24 डिग्री आ गया। अब एक बात जो आपने यहां पे ऑब्जर्व की होगी कि डेल्टा डैश एक फ्रैक्शन है फाइव डैश का, हाँ आना भी चाहिए था। डेल्टा डैश कौन सी चीज को डिनोट कर रहा है कि जो ये मेरी पाइल है इसको मैंने इस सॉइल में गाड़ा हुआ है, जो भी किया हुआ है ये इस सॉइल और इस पाइल के बीच में कितनी पकड़ है उस चीज को डिनोट कर रहा है डेल्टा डैश। अब ये ऑफ कोर्स जो सॉइल की इंटरनल एंगल ऑफ रेजिस्टेंस थी उससे तो कम ही होगा ये, ठीक है। सॉइल की कहां तो सॉइल अपनी नेचुरल स्टेट में पड़ा था, आपने इसमें पाइल घुसा दी। अब इसकी टेंडेंसी तो वो ही ज्यादा थी ना जो अपने आप में ये लगा हुआ था, आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, अब इसके साथ भी ये कुछ ना कुछ करेगा, राइट, इसके साथ भी लगा हुआ है ये, राइट, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एडहेजन है इसका, बट फिर भी जो उसका इंटरनल एंगल ऑफ रेजिस्टेंस थी उसके कंपैरेटिवली ये कम ही होगा जो इसके और इसके बीच में होगा, राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डेल्टा डैश जो है दैट इज 0.85, वो एक फ्रैक्शन रहेगा फाइव डैश का। फाइव डैश से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे आप अर्थ प्रेशर के क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। हालांकि अर्थ प्रेशर के क्वेश्चंस में हमारे इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते कि डेल्टा डैश की वहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, क्योंकि कूलम्ब थ्योरी में ही पढ़ते हैं हम, रनकाइंस थ्योरी में तो पढ़ते नहीं डेल्टा डैश का इंपॉर्टेंस, राइट। और कूलम्ब थ्योरी का बहुत ही बड़ा बड़ा फॉर्मूला है वो आता नहीं है। पर यहाँ पे कंसेप्ट फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वहां पे हो चाहे यहां पे हो, कि डेल्टा डैश विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ फाइव डैश,
हाँ, कितनी फ्रैक्शन है ये आपके पाइल ड्राइविंग मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ड्राइविंग पाइल में ज्यादा होगा डेल्टा डैश, क्योंकि उसमें आपने पूरी तरह, ये आपकी सॉइल थी, पूरी तरह ऐसे आपने पाइल को घुसा दिया, अब टाइटली बाउंड होगा। बोर्ड पाइल में पहले आपने बोरिंग कर दी, फिर पाइल को रख दिया, तो डिफरेंस तो हो गई। सो डेल्टा डैश इज इक्वल टू 24 डिग्री, क्योंकि ये 0.85 डैश है। के कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर 1.8 इंटू 1 माइनस साइन फाइव डैश, उससे जो हमने वैल्यू निकाली वो हमारी आएगी 0.9। आईएस कोड के हिसाब से जो बोर्ड पाइल है उसके लिए 1 to 2 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर वेरी कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबली नॉट ए बोर्ड पाइल, दिस इज प्रोबेबली अ ड्रिवन पाइल, प्रोबेबली, राइट। सो एल क्रिटिकल इस केस में 15d दिया हुआ है। अब d था डायमीटर ऑफ पाइल इन केस ऑफ सर्कुलर पाइल, पर हमारे वाले केस में ये क्या है, एक स्क्वायर पाइल। तो स्क्वायर पाइल है, स्क्वायर पाइल के केस में जो d है वो हम क्या देखेंगे, जो साइड ऑफ स्क्वायर है। जैसे 0.5 b गामा एन गामा होता है, वहां पे b होती है विड्थ, पर जब सर्कुलर पाइल आ जाती है तब हम b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, डायमीटर। उसी तरीके से यहां पे जो d है दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाइल, पर हमारी पाइल क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम d की वैल्यू यहां पे स्क्वायर की जो साइड है उसको लेंगे, वो है 1 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो 15 इंटू 1 15 मीटर एल क्रिटिकल की वैल्यू आ गई। अब आपको ये चीज पता लग गई कि चाहे पाइल की लेंथ 20 मीटर है, पर जो ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ेगा, जो हमारी इस पाइल के लिए सहायता देगा, इस पाइल की सहायता देने के लिए जो भी ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ेगा वो सिर्फ 15 मीटर तक ही बढ़ेगा। वैसे तो ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ता ही रहेगा, अगर आप कंसेप्चुअली देखो, सिर्फ ओवरबर्डन प्रेशर की ही बात करो, पर वो वाला ओवरबर्डन प्रेशर जो हमारी पाइल को कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करे वो सिर्फ इस 15 मीटर तक ही बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी निकालो, और यह भी कहा गया है कि एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आप अलग से भी निकाल के बताओ। तो पहले हम एंड बियरिंग निकाल लेते हैं, फिर स्किन फ्रिक्शन निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करके बता देंगे दैट दिस इज द टोटल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर पाइल। तो एंड बियरिंग अगर हम निकालें, एंड बियरिंग के लिए तो हमें अर्थ प्रेशर की डायग्राम बनाने की या ओवरबर्डन प्रेशर की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एल क्रिटिकल तक की रहेगी। हाँ, अगर आपका मेंस का जब आप एग्जाम दोगे देन इट इज बेटर कि आप जो अर्थ प्रेशर की डायग्राम है उसको बना दो। जैसे अर्थ प्रेशर आप यहाँ पे बना दो दैट इट विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन वैल्यू 15 मीटर, फिर वो कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो बेटर प्रेजेंटेबल लगेगा ये। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो एंड बियरिंग अगर आपको निकालनी है उस केस में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये निकाल सकते हो, गामा इज 18 इंटू एल क्रिटिकल इज 15 मीटर। अगर लेंथ हमारे पाइल की एल क्रिटिकल से कम होती फिर एल क्रिटिकल तक ना लेते, मान लीजिए 12 मीटर होती, 12 मीटर इज लेस देन 15 मीटर, तो उस केस में तो 12 मीटर के हिसाब से ही आप निकालते। हाँ, जब एल क्रिटिकल से बढ़ जाती है तब हम कह देते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एल क्रिटिकल तक बढ़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, उससे कम है तो कम ही रहेगी। ठीक है, नाउ गामा इंटू एल क्रिटिकल इंटू एन क्यू इंटू ए बी, बेस एरिया इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर, गामा एल एन क्यू इंटू ए बी, दिस इज आर क्यू ई बी, गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू ए बी, दिस इज 14850 किलो न्यूटन, राइट। दिस इज एंड बियरिंग। ओके, नाउ ये एंड बियरिंग आ गई आपकी। इसके लिए आपको सेपरेट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, हाँ मैंने बना दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पे जो मैक्सिमम प्रेशर
ऑब्जेक्टिव में आपको अपना टाइम बचाना, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर एंड बेरिंग निकालनी है आपने, राइट। नाउ मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है जो गेट वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे। ध्यान दीजिए, आपने एक्यूरेसी के साथ स्पीड को भी बढ़ाना है। जब हम स्पीड को बढ़ाने लग जाते हैं तो एक्यूरेसी कम होने लग जाती है। तो दोनों चीजों को पैरेलली अगर चलाना है तो आपको अभी से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ताकि वहां पे स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप एक्यूरेसी के साथ ना खेल जाओ। दोनों चीजों पैरेलली मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, राइट। नाउ गामा, पहले आपको काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे, फिर एक्यूरेसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस से या सही टेक्निक्स के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाना है। जैसे ये भी एक टेक्निक है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप गेट वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, राइट। नाउ 18 into 15 into 50, 18 into 15, this is गामा इंटू एल क्रिटिकल 270 ये मैक्सिमम हो गया ओवरबर्डन प्रेशर, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप अगर इसकी बनाओगे डायग्राम फॉर अर्थ प्रेशर तो वो कुछ ऐसी निकल के आएगी, बस ऐसे ही होगी जो हमारी ओवरबर्डन प्रेशर की थी, बस उसकी वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर 1 से कम है, 0.9 है, तो उसकी 270 इंटू 0.9 जो भी है, दिस इज 243 रह जाएगी ये। दिस वैल्यू विल बी 243, राइट, 243 होगी। तो ऐसे अब तो बहुत ही आसान है निकालना, बहुत ही, मतलब अभी तो बच्चों का खेल ही है, पहले भी था, अब तो बिल्कुल ही, नाउ इट इज वेरी वेरी इजी। QSF क्या होगा? tan डेल्टा, जो मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, ना कोई फॉर्मूला याद करने को क्या है, ना कुछ क्या है। हाँ, जो बेसिक चीजें वो याद करने को कहीं, ऑफ कोर्स वो तो कहूंगा ही, पर जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको ज्यादा मैंने याद करने की दिक्कत नहीं दी है, ठीक है ना, इस बात को आपको अंदाजा है। तो सिंपली ये म्यू इंटू एन होता है, म्यू मतलब tan डेल्टा, tan 24 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर, एवरेज अर्थ प्रेशर। इस केस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ओके, आसान बनाने के लिए चीजों को। एवरेज अर्थ प्रेशर 0 प्लस 243/2 इंटू इस पार्ट का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आर पाइल, कितना होगा वो, ये कौन सी पाइल है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिली मिस्टेक होने का चांस है। हमारा ज्यादातर बना हुआ होता है कि पाई DL, नहीं, वो काम नहीं करना, 4B इंटू एल, क्योंकि ये स्क्वायर पाइल है। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना। आपकी सिली मिस्टेक्स, आपको मैं एक टेक्निक भी बता दूं यहाँ पे, आपकी सिली मिस्टेक्स उन चीजों में बहुत होने का चांस है जो थोड़े से हटके क्वेश्चन आ जाए। जैसे सर्कुलर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्क्वायर पाइल का क्वेश्चन आ जाए उसमें ज्यादा चांस है। तो जब भी पेपर में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो उस चीज को थोड़ा सा अलग से लिख लेना। जैसे यहां पे मैंने लिखा है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, कहने को मैं यहां पे लिख सकता था सीधा 1 मीटर, पर मैंने 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख लिया। अगर आपने और भी स्ट्रेस देना हो इस बात पे, और भी थोड़ा ध्यान रखना हो कि सिली मिस्टेक ना हो जाए, आपको दिख गया क्वेश्चन में कुछ अलग चीज है, आपके दिमाग में फीड होगी कि इसमें थोड़ा सा मुझको ध्यान देना है, तो आपका दिमाग पहले तो खुद ब खुद उन चीजों पे ध्यान देगा। फिर भी जब आप ऐसे करके लिख दोगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ओके, स्क्वायर, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने लग गए उन चीजों की तरफ जिनमें आपकी गलती हो सकती है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद जो चीजें आप गलत करते थे उनको सही करने लग जाएगा। नाउ tan डेल्टा इंटू एवरेज प्रेशर इंटू इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 4B, बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ, बेस पेरीमीटर इज 4 इंटू 1 इंटू लेंथ इज 15 मीटर फॉर दिस पोर्शन, दिस इज 15 मीटर एंड द रेस्ट इज 5 मीटर, दिस इज 15, ओके। इतने पोर्शन की होगी प्लस
प्लस tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर इंटू इस पोर्शन की। अब जो tan डेल्टा है वो तो है कॉमन, tan डेल्टा कॉमन है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दी अपना टाइम बचाने के लिए। ऐसे आपको अपना टाइम बचाना होता है पेपर में, ठीक है। नाउ दिस प्लस एवरेज अर्थ प्रेशर 243 प्लस 243/2 243। वैसे भी जो कांस्टेंट चीज रहती है उसका एवरेज भी क्या होता है, वो ही चीज। कितना है वो 243 इंटू क्या आ जाएगा, इस पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा 4b इंटू एल। बेस पैरामीटर इज 4b, 4 इंटू 1 इंटू लेंथ इज 5 मीटर। So this will become QSF, which is equal to, let's calculate this, 243/2 into 4 into 15 plus 3 into 4 into 5 into 10 24. This becomes 5409 5409.53 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हमने क्यू ए बी भी निकाल लिया, क्यू एस एफ भी निकाल लिया, पर यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब हम तीनों चीज निकाल लेंगे। हमको एंड बेयरिंग, स्किन फ्रिक्शन और अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी निकालने को भी बोला था। इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपकी सिली मिस्टेक्स तब ज्यादा होंगी जब आप इस चीज पे कम ध्यान दोगे कि पेपर में क्या पूछा है, पर बल्कि वो आंसर निकाल लोगे जो आपने एंड में निकाल लिया, ठीक है। मैं आपको अपने पैटर्न्स बता रहा हूं सिली मिस्टेक्स के, ताकि आप अपने पैटर्न्स भी रिकॉग्नाइज करके अपनी सिली मिस्टेक्स को हटा पाओ। जो एंड में हम निकाल लेते हैं उसी को हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कई बार टाइप कर देते हैं, वो गलत होता है। जो क्वेश्चनर ने पूछा है वो बताना वहां पे, जो हमने एंड में निकाल लिया उससे उसको कुछ मतलब नहीं। उसने क्या पूछा है, इस चीज पे ध्यान दिया आपने? नहीं, आपने ये दिया, ये इस चीज पे ध्यान दे दिया, अच्छा ऐसे ऐसे करके मैंने ये निकाल लिया, ओके ओके। नहीं, उसने क्या पूछा है, आपने निकाल लिया, ठीक है, बधाई हो आपको, पर नहीं, क्वेश्चन नहीं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपका क्वेश्चन ठीक हो। क्वेश्चन तभी ठीक होगा जब आप वो चीज बताओगे जो क्वेश्चन में पूछी है और सही सही बताओगे। नाउ हियर क्यू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये जो हमने 14850 प्लस 5409.53 प्लस 14850 20259 with this 20259.53 किलो न्यूटन, राइट। दिस इज माय आंसर ऑफ QU। किस यूनिट्स में पूछा था, अगर आपको गेट का पेपर दे रहे हो किस यूनिट में पूछा है, कितने डेसिमल तक पूछा है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। हर एक चीज पे आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगर इसका मान लीजिए 2 डेसिमल तक पूछा होता ओके होता, अगर 8 डेसिमल तक पूछा होता तो मैं 20259.5 किलोमीटर लिखता, राइट, गेट के पेपर में। किस यूनिट में पूछा होता, इसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ता मुझको। इन चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा, राइट। गेट के पेपर में इन चीजों की बहुत ज्यादा महत्वता है। कितना आता है ओके, सही कितना करके आ रहे हो ये मायने रखता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हमारे पाइल फाउंडेशन के चैप्टर को हम और आगे बढ़ा के और इसको थोड़ा अगले लेवल पे करेंगे, राइट। फॉर नाउ इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।